नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक समाजशास्त्र कक्षा 12। पहला चैप्टर समाज का विकास आपने सुना, आपने देखा। दूसरा था जनसांख्यिकी। तीसरा चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। देखिए, समाज के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं। ये पिछले साल भी आपने 11वीं क्लास की किताब के समाजशास्त्र के विषय के माध्यम से आपने पढ़ा है। सामाजिक संस्थाओं में आपने विवाह संस्था पढ़ी थी, आपने राजनीतिक संस्था भी पढ़ी थी, उसमें जाति जैसी संस्था का नाम भी आया था, धर्म के बारे में भी आपने पढ़ा था। अब इसमें सामाजिक संस्थाओं में जो निरंतरता एवं परिवर्तन आया है वो सब क्या क्या है, कौन कौन सी संस्थाएं, इस टॉपिक में भी, इस चैप्टर में भी हम पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास के माध्यम से भी हम पढ़ेंगे। आशा करता हूँ, पूरी उम्मीद है कि आप बच्चे इसे पूरा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस अध्याय की रूपरेखा देख लेते हैं। क्या कहते हैं? जाति एवं जाति व्यवस्था 3.1 यानी जो आपका देख रहे हो, उसमें क्या कहेगा? अतीत में जाति कैसे थी, पीछे कैसे थी, उपनिवेशवाद और जाति का समकालीन रूप और सशक्तिकरण, संस्कृतिकरण। फिर कहते हैं जनजातीय समुदाय, जनजातीय समाजों में वर्गीकरण, जनजातीय एक संकल्पना की जीवनी, मुख्य धारा में समुदायों का जनजातियों के प्रति रवैया कैसा होता, राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास, समकालीन जनजातीय पहचान, परिवार और नातेदारी, मूल एवं विस्तारित परिवार के विविध रूप। आपने परिवार के बारे में भी 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था बच्चों। अब हम इस टॉपिक में सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्या है? पहला, जाति एवं जाति व्यवस्था। देखिए, परिचय पढ़ते हैं बच्चों। इस अध्याय में भारत की सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा। किन किन संस्थाओं का? इस सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन इस चैप्टर में, इस अध्याय में किया जाएगा। जनसंख्या विभिन्न प्रकार के लोगों और समुदायों का जमघट नहीं है। जमघट का मतलब होता है एक रूप नहीं है, कहते हैं ना, एक इकट्ठापन नहीं है, बल्कि यह है आपस में संबंधित समुदायों एवं वर्गों से अंतःसमूह से निर्मित समाज है, यानी एक दूसरे से जुड़कर बना हुआ एक समाज है। यह समुदाय सामाजिक संस्थाओं और उसके संबंधों द्वारा बनाई गई संरचना है। ये जितना भी समुदाय है, ये इनकी आंतरिक और संबंधित, मानवीय संबंधी और इन सारी सामाजिक संस्थाओं के रूप में जो संबंध बने हैं, उनका एक संरचना है। भारतीय समाज में 3 प्रमुख संस्थाएं हैं, जाति, जनजाति तथा परिवार। कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं हैं? जाति, जनजाति तथा परिवार के बारे में इस अध्याय में अध्ययन किया जाएगा। इन संस्थाओं ने ही भारतीय समाज को एक पृथक मूलभूत संरचना प्रदान की है। यानी विशेष बात कहें तो भारतीय समाज को पूरी तरीके से समझाने का प्रयास इन्हीं तीनों संस्थाओं में किया गया। सबसे पहले क्या है बच्चों? जाति। प्रत्येक भारतीय नागरिक, कहते हैं जाति एवं जाति व्यवस्था। क्या है बच्चों? जाति एवं जाति व्यवस्था। प्रत्येक भारतीय नागरिक जानता है कि जाति एक प्राचीन संस्था है। यह हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास की परंपरा और संस्कृति का अटूट हिस्सा बन चुका है। 21वीं शताब्दी में जाति व्यवस्था उसी प्रकार सामाजिक संरचना का अभिन्न अंग बना हुआ था, विशेष अंग बना हुआ था। प्राचीन काल में प्रचलित जाति और वर्तमान समय में व्याप्त जाति किस प्रकार से समानता रखते हैं, यानी किस प्रकार की समानता रखते हैं, इस खंड में हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यानी इस वाले चैप्टर में पहले कैसी थी जाति प्राचीन काल में, वर्तमान समय में कैसी है जाति, इसके बारे में पूरा जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अतीत की जाति क्या है? जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण तंत्र है। यह एक ढांचा है जिसमें हिंदू समाज की संस्थात्मक विशेषता मानी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य धार्मिक समुदाय, मुसलमान, सिख, ईसाई, कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी जाति का प्रवेश हुआ है। जाति का प्रवेश, इस सब का इस चीज में प्रवेश हुआ है। अंग्रेजी शब्द में कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगीज शब्द की कास्टा से हुई है। पुर्तगीज से कास्टा का अर्थ विशुद्ध नस्ल है, यानी इसे कहते हैं नस्ल। क्या कहते हैं? विशुद्ध नस्ल। पुर्तगीज में जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसका मतलब वो कास्टा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसका मतलब होता है विशुद्ध नस्ल। अंग्रेजी शब्द में कास्टा का तात्पर्य, अंग्रेजी जो शब्द है उसमें कास्टा का तात्पर्य एक विस्तार है, संस्थागत व्यवस्था से है। किसे कहते हैं? संस्थागत व्यवस्था से।
जिससे आधुनिक भारतीय भाषाओं में दो विभिन्न वर्ण शब्द क्या है, वर्ण और जाति के रूप में प्रयोग में लाया गया। आधुनिक कहते हैं आधुनिक भारतीय भाषाओं में दो विभिन्न शब्द थे, वर्ण और जाति, अर्थ के रूप में उपयोग में लाया गया। वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रंग। समाज के चार विभाजित हिस्से थे। पहले क्या थे? चार भागों में बटा हुआ था। वो क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या थे? वर्ण। किंतु इस विभाजन में जनसंख्या का वह हिस्सा सम्मिलित नहीं था जिसे बहिष्कृत या बहिष्कृत माना जाता था। बहिष्कृत होता है जिसे बाहर कर रखा था। जाति बहिष्कृत लोगों को पांचवी श्रेणी में दास, पांचवी श्रेणी में क्या मानते थे? दास, युद्धों में पराजित लोग तथा विदेशियों को सम्मिलित किया जाता था। आपने देखा होगा कुछ लोग ब्राह्मण थे, कुछ क्षत्रिय थे, कुछ वैश्य थे, कुछ शूद्र थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहिष्कृत थे, मतलब वो क्या थे? जिन्हें नहीं मानते थे, जो या तो हार चुके थे या दास लोग थे, नौकर चाकर थे, वो किसी भी वर्ग में वर्ण में नहीं आते थे। तो वो कौन लोग कहलाते थे? जाति बहिष्कृत लोग माने जाते थे। उन्हें पांचवी श्रेणी में गिना जाता था। जो युद्धों से हारे हुए होते थे या देश विदेशी लोग होते थे, उन्हें पांचवी श्रेणी में गिना जाता था। इस प्रकार से इसमें कहा जा रहा है। अगले पेज पर चलते हैं। जाति शब्द का व्यापक अर्थ क्या होता है? जाति शब्द का व्यापक अर्थ किसी भी वस्तु, सजीव या निर्जीव, के वंशों एवं किस्मों को दर्शाया गया। वंशों या किस्मों यानी किस्मोती यानी नस्ल भी बोलते हैं, जैसे किस्म नस्ल का नाम एक रूप में माना जाता है। अचेतन वस्तुओं से लेकर चेतन प्राणी, पौधों, जीव जंतु तथा मनुष्यों को सम्मिलित किया गया है। जाति शब्द को व्यापक रूप में अगर हम कहें, ये लेके जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, कीड़ पतंग सब इसमें आ जाते हैं। सबको माना गया ये इस जाति से, ये जाति से, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, इंसान, पुरुष, जो भी है, स्त्री है, बालक, जो सब के रूप में माना जाता है। अचेतन से लेके, अचेतन मतलब होता है जिसके अंदर श्वास होता है। आधुनिक भारतीय समाज में जाति शब्द अपने स्वाभाविक अर्थ में आता है और वह एक ऐसी संस्था तथा व्यवस्था है। वैसे भारत में कास्ट शब्द जाति के बदले अधिक प्रचलित है। वर्ण और जाति को लेकर विद्वानों के लंबे समय से बहस होती आई है। बहस मतलब होता है उन्होंने आपस में विचार एक दूसरे से में बातें कही हैं। वर्ण को एक अखिल भारतीय सामूहिक वर्गीकरण की प्रक्रिया में समझा जा सकता है। जाति स्थानीय उप वर्गीकरण है जिसमें बड़ी संख्या में जातियों और उपजातियों का जटिल व्यवस्था निबद्ध है, कहते हैं इसमें जुड़ी हुई है, इसके अंदर है। वर्णों के अंतर्गत चार वर्ण वर्गीकरण संपूर्ण भारत में समान है, किंतु जाति अधिक्रम में वर्गीकरण की प्रक्रिया स्थानीय होने के कारण यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलती रहती है। कहते हैं यह केवल किन्हीं क्षेत्रों में मानी जाती थी, परंतु सारे क्षेत्रों में यह नहीं मानी जाती। वैदिक काल में अगर बात करें, 15वीं शताब्दी की बात करें, 1000 ईसा पूर्व की बात करें, या जाति का होता था वर्ण के समान थी जो कर्म के आधार पर होती थी। पहले जो वर्ण व्यवस्था होती थी वो कर्मों के आधार पर होती थी। बच्चों, जो जैसा कर्म करता था उसे उसी व्यवस्था में ढाल दिया जाता था। कौन सी व्यवस्था में? वर्ण व्यवस्था में। जो जैसा कर्म करता था, मेरी सेंटेंस को ध्यान से सुनना, जो जैसा कर्म करता था बच्चों, उसे वैसे ही उसी वर्ण में, उसी वर्ण व्यवस्था में ढाल दिया जाता था। कोई जब बच्चा झगड़ालू होता था तो क्षत्रिय के रूप में करते थे, जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण यानी जो बहुत विद्वान के रूप में होता था ब्राह्मण के रूप में होता था, जो खेती करना पसंद करता था वैश्य के रूप में होता था, और जो कुछ इन सब की सेवा करने का भाव रखता था वो शूद्र के रूप में माना जाता था। फिर कहते हैं व्यवस्था के सृजन की प्रक्रिया थी, यानी वर्णों के आधार पर, कर्म के आधार पर व्यवस्था के सृजन की प्रक्रिया थी। यह कठोर नहीं था और तब इसका निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं होता था। प्रारंभिक वैदिक काल में जाति व्यवस्था जगह वर्ण व्यवस्था ही थी। कहते हैं पहले वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का स्थान जाति ने, उत्तर वैदिक काल जब आया उसमें जाति के वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जाति ने ले ली। अब जाति कठोर संस्था बन गई है, इसका आधार जन्म बन गया है। इसका अब आधार क्या है? कहते हैं जाति जन्मजात होती है, जन्म के आधार पर जाति को माना जाता है। जाति का चयन देखिए, निम्न सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित है। जाति की क्या कहें? जाति चयनात्मक विषय नहीं है, चयन नहीं कर सकते कि हम जन्म ले ले तो हम इस जाति को चयन कर लेंगे। यह जन्म के साथ ही निर्धारित होती है। जो बच्चा जिसके घर पे जन्म लेगा, जिस माता के रूप में जन्म लेगा, जिस माता के पेट से जन्म लेगा, वो उसकी जाति का ही कहलाएगा। एक बच्चा अपने माता पिता की जाति से जन्म लेता है। जाति में परिवर्तन संभव नहीं है। जाति में व्यक्ति को किसी भी घृणित अपराध के लिए बहिष्कार किया जा सकता है।
जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी नियमों की कठोरता पर लागू किया जाता है। आपने देखा होगा जाति के आधार पर विवाह होते हैं। जाति समूह सजातीय होता है। विवाह अपने समूह के सदस्यों के साथ ही किया जाता है। इसमें सजातीय विवाह यानी जो जिस जाति का होता है उस जाति में उसे विवाह करना होता है। कहते हैं बच्चों, इसके बाद कहते हैं जाति में श्रेणीबद्धता तथा प्रसिद्धि का अधिक्रम मौजूद है। हर व्यक्ति को इसमें बीच में छूट गया, जाति समूह में सहभोज को मान्यता दी गई है, यानी साथ में रहकर एक साथ खाने की व्यवस्था की गई है। भोजन की प्रवृत्ति तथा खाने की प्रक्रिया का निर्धारण एक समूह द्वारा किया जाता है। जो जिस जाति में होता है उसका खाने का तरीका, खाना उसका बनना, किस तरीके का खाना बनता है उसके परिवार के रूप में ही होता है। उसके भोजन की प्रवृत्ति उसी रूप में होती है। श्रेणीबद्ध होता है, परिस्थिति का अधिक्रम मौजूद होते हैं। हर व्यक्ति को एक जाति होती है। हर जाति का जातियों के अधिक्रम के स्थान पर निर्धारित होती है। जातियों की स्थिति में परिवर्तन होता है, किंतु एक अधिक्रम में ही हो सकता है। ये लिमिटेड रूप से ही हो सकता है। जाति की कई उपजातियां पाई जाती हैं। उपजातियों का भी विभाजन होता है। यह उपजाति होती हैं, जैसे कि खंडात्मक संगठन कहते हैं, यानी कुछ जातियां ऐसी जिसके दूसरा नाम भी दिया जाता है, उपजाति के रूप में भी कह सकते हैं। जातियों तथा उपजातियों के परंपरागत व्यवसाय, एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उसी जाति के व्यवसाय को ही अपनाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जाति होती है, जैसे पंडित हैं, शर्मा लोग हैं, वो अपनी कार्य कौन सा काम करते हैं, पुरोहित का काम करते हैं, तो उनके परिवार के बच्चे भी उस पुरोहित का काम करना पसंद करते हैं। बाकी मर्जी होती है, वो बदल भी सकते हैं। इसी कारण व्यवसाय वंशाक्रम बनाए गए हैं। किसी खास जाति से जुड़े हुए कारण वह उनका पेशा बन गया है। कहते हैं मोची पेशा बन गया है। जाति उसके परंपरागत व्यवसाय का एक निर्धारित नियम है। आपने देखा होगा अभी नीचे आप बातें आएंगी कि भाई जो जिस जाति में नाई है तो नाई का ही काम करता है, बढ़ई है तो बढ़ई का काम करता है। इस तरीके से आपने देखा होगा, उस तरीके से वो लोग काम करते हैं। जो प्राचीन ग्रंथ कहते हैं जाति और उनके परंपरागत व्यवसाय को निर्धारण का नियम है, जो प्राचीन धर्म ग्रंथों से वर्णित है। वैसे ही नियमों में इतनी अधिक कठोरता नहीं होती है। क्या कहते हैं, अनुभवजन्य वास्तविकता के कारण, यानी अनुभव के आधार पर जो बात करते हैं, यह निश्चित अर्थ निर्धारित करते हैं। जाति व्यवस्था एक असमान संस्था है, जहां कुछ जातियों को इस व्यवस्था में लाभ मिला है, वहीं कुछ जातियों को जाति व्यवस्था के कारण अधीनता और शोषण की प्रक्रिया का अंग बन गई हैं। कई जातियां पीढ़ी दर पीढ़ी श्रम का दंड क्या करेंगे, श्रम का दंड क्या करती है, मेहनत का जो उनका दंड होता है भुगतने के को भी अभिशप्त है। जाति व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण ये कारण होता है, आपने देखो जाति व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है उस व्यवस्था में रहना और बहुत सारी बातों को उसमें मानना। उससे निकलकर कठिनातर बना चुका है। व्यक्ति के लिए सैद्धांतिक तौर पर क्या कहते हैं, सैद्धांतिक तौर पर अपनी स्थिति को बदलना संभव नहीं है। उच्च जाति का व्यक्ति यदि उच्च स्तर का जीवन यापन नहीं कर रहा है तब भी उसका स्तर हमेशा उच्च रहेगा, जबकि निम्न जाति का स्तर हमेशा निम्न बना रहता है, चाहे उसकी स्थिति कितनी भी उच्च क्यों ना हो। आपने देखा होगा उच्च जाति का व्यक्ति होता है, उसका स्तर चाहे कैसे उसको जीवन है पर किसी तरीका भी कैसा भी जी रहा हो फिर भी उसे उच्च स्तर का ही माना जाता है। निम्न जाति का व्यक्ति को निम्न माना जाता है, जबकि भले उसका स्तर कैसा भी क्यों ना हो। जाति व्यवस्था को सैद्धांतिक तौर पर दो प्रवृत्तियों के आधार पर देखा जा सकता है। पहली प्रवृत्ति है भिन्नता और अलगाव पर आधारित होती है, जबकि दूसरी प्रवृत्ति संपूर्णता तथा अधिक्रम पर आधारित है। प्रत्येक जाति में यह अपेक्षाकृत है कि वह अन्य जातियों से भिन्न देखे, इसलिए वह कठोरता से पृथक होती है। जातियों की पृथकता को अत्यधिक महत्व मिलता है। धर्म संपत्त ग्रंथों में जातियों को मिश्रित होने से बचाने के लिए नियमों की व्यवस्था की गई है। इसमें विवाह, भोजन, व्यवसाय तथा सामाजिक अंतर संबंधों का निर्धारित करने के नियम दिए गए हैं। वहीं दूसरी प्रवृत्ति के अनुसार विभिन्न तथा पृथक जातियों का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। यह समाज की संरचना में संपूर्णता के आधार पर ही आगे बढ़ सकती है। एक वृद्ध संपूर्णता में ही व्यक्ति का अस्तित्व होता है। अगर हम जाति की बात करें तो इसमें एक व्यक्ति की लिमिटेड बातें की जाती हैं। समाज की संपूर्णता में सभी जातियां सम्मिलित होती हैं। समाज के अंदर सभी जो लोग रहते हैं संपूर्ण जातियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। सामाजिक संपूर्णता के बावजूद यह अधिक्रमिक व्यवस्था है। प्रत्येक जाति का समाज में विशेष स्थान होने के कारण यह क्रमिक श्रेणी में उपस्थित है। यह सीढ़ी नुमा व्यवस्था है, सीढ़ी की तरह आपने देखी होगी, जो ऊपर से नीचे आती है। इसमें सभी जातियों को क्रमिक रूप से विशेष स्थान दिया गया है। कर्मकांड तथा धार्मिक मतवादों की दृष्टि से जाति व्यवस्था शुद्धता और अशुद्ध के अंतर पर आधारित है। इस विभाजन में
एक कर्मकांड की शुद्धता के लक्ष्यार्थ पवित्र के निकट माना जाता है, जबकि दूसरे को पवित्र से परे कर्मकांड के लिए प्रदूषित माना जाता है। आप देख रहे हो बच्चों, इसमें एक व्यक्ति का चित्र भी आ रहा है। इसमें ज्योतिराव गोविंदराव फूले कहते हैं, ज्योतिराव गोविंदराव फूले एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा विचारक थे जिन्होंने जाति व्यवस्था को व्यापक शोषण और अन्याय की तीव्र भर्त्सना की। उन्होंने उसका विरोध किया तथा अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया आरंभ की। इन्होंने जाति व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए काम किया। 24 सितंबर 1873 को फूले ने सत्ताशोध समाज की स्थापना, जिसका उद्देश्य निम्न माने जाने वाली जातियों को समाज में प्रतिष्ठा तथा उनके समाज अधिकार प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाना था। यही सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत संस्था थी। कहते हैं सत्ताशोध समाज ने जो स्थापना की उसमें इन्होंने यही बात की, जो जाति थी, कुछ जातियों को निम्न माना जाता, उन्हें भी उचित स्थान प्रदान करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। देखिए बच्चों, आगे बात करते हैं। कर्मकांड की दृष्टि से शुद्ध माने जाने वाली जाति का स्थान उच्च है, जबकि कर्मकांड की दृष्टि से कर्म शुद्ध या अशुद्ध माने जाने वाली जाति को निम्न स्थान दिया जाता है। जो कर्मकांड को मानती है उन्हें शुद्ध मानते, उन्हें उच्च मानते। जो कर्मकांड को नहीं मानती उन्हें उच्च नहीं मानते, उन्हें निम्न मानते। भौतिक शक्तियाँ सामाजिक शक्तियों से निर्धारित करती हैं। आर्थिक तथा सैन्य सशक्ता वस्तुतः भौतिक शक्तियाँ हैं। इन्हीं शक्तियों को सामाजिक स्तर पर निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान है। जिनके पास शक्ति होती है उसकी स्थिति उच्च होती है। अभी पीछे हम पढ़ रहे थे, 11वीं क्लास की बातें भी हमने बताई थी बच्चों को। आपने पीछे भी पढ़ा, सत्ता और शक्ति की बात आई थी। और जिसके पास शक्ति नहीं होती उसकी स्थिति निम्न होती है। प्राचीन काल में होने वाले युद्ध में पराजित होने वाले वर्ग सामाजिक स्तर पर निम्न स्थिति को प्राप्त करता था। जाति व्यवस्था की संरचना में यह स्पष्ट है कि जाति एक दूसरे से सिर्फ कर्मकांड की दृष्टि से असमान नहीं है, बल्कि समाज में पृथक अस्तित्व रखने पर, पृथक मतलब होता है अलग होने के कारण भी, एक दूसरे के सहयोग की भूमिका में भी है। तथा दो जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, यानी एक दूसरे से कंपटीशन होता है, एक दूसरे से ऊंचा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक जाति की व्यवस्था में अपना स्थान निर्धारित होता है। यह स्थान पूर्णतः स्थायी होने के कारण एक जाति का स्थान दूसरी जाति को नहीं दिया जा सकता। जाति व्यवस्था में जुड़ी हैं, कहते हैं जाति व्यवसाय में जुड़ी हैं, जाति व्यवसाय में जुड़ी हैं। अतः जाति व्यवस्था श्रम के सामाजिक विभाजन का अनुकूल कार्य करती है। सैद्धांतिक तौर पर इसमें किसी प्रकार की परिवर्तनशीलता को अनुमानित या अनुमति प्रदान या प्राप्त नहीं की गई है, अनुमति नहीं दी गई है। प्राचीन काल में ज्ञात है, प्राचीन समय में ज्ञान का स्रोत अपर्याप्त था, यानी जो ज्ञान था उसका रास्ते बहुत सारे थे, बहुत चीज़ों से सीखते थे। यह जानना कठिन है कि उस समय परिदृश्य कैसा था, उस समय का जो माहौल था वो कैसा था, और किन परिस्थितियों में कुछ संस्थाओं और व्यवसायों की स्थापना हुई। हम नहीं जानते उस समय की स्थिति क्या थी, किस तरीके से थी, पर वहाँ की कल्पना की जा सकती है वहाँ उस समय का परिस्थिति कैसी थी, संस्थाएं कैसी थी, लोगों का व्यवहार कैसा था। ये सारी बातें यदि हम इन संस्थाओं और व्यवसाय की स्थापना के उद्देश्य से पता होगा, तब भी भविष्य में इन सभी संस्थाओं को, व्यवसाय को, प्रासंगिक को हम नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि हम उसके बारे में नहीं समझेंगे। अतीत में घटित प्रवृत्तियां हमारे परस्पर परंपरा का हिस्सा है, किंतु इसके सही या गलत होने की प्रक्रिया समकालीन स्थितियों के आधार पर देखनी चाहिए। प्रत्येक काल में ऐसे प्रश्नों पर विचार उक्त समय की जरूरत पर आधारित है। सामाजिक संस्थाओं के बारे में सामूहिक निर्णय के लिए जमीन तैयार करने की अनिवार्यता होती है। बच्चों, आपने देखा कि जो हमारी जाति व्यवस्था है वो प्राचीन काल में किस तरीके थी और वर्ण व्यवस्था के आधार पर थी, आधुनिक काल में किस तरीके से है, और उस किस कारण लोगों को एक दूसरे के अंदर जाति व्यवस्था को लेकर मनमुटाव है, एक दूसरे के बीच में घृणा है, एक दूसरे का भेदभाव है। ये सारी बातें इस जाति के माध्यम से ही व्यवस्था बनी हुई है। इस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, जाति व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। मेरी तरफ से मैंने इस वीडियो में इस जाति व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया, और आधुनिक काल में कैसे थी, वर्तमान काल में जाति व्यवस्था कैसे समझाने का प्रयास किया है। इससे अगला हिस्सा, इससे अगला भाग अगली वीडियो के माध्यम से आप सभी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।